नमस्कार। आज हम जीवन के सबसे बुनियादी खाके को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलेंगे। ये सफर शुरू होगा एक साधारण से मटर के पौधे से और हमें ले जाएगा हम इंसानों की जटिल कहानी तक। ये सवाल हम सब के मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? और जानते हैं, यही सवाल हमें सीधे ले जाता है हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता की दुनिया में। इसी में छिपा है वो राज कि आखिर कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं और साथ ही क्यों हर पीढ़ी अपने आप में थोड़ी अलग, थोड़ी अनोखी होती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बगीचे से। यहाँ ग्रेगर मेंडल नाम के एक भिक्षु ने बस मटर के पौधों पर प्रयोग करके उन नियमों को खोज निकाला जो आज भी जेनेटिक्स की नींव माने जाते हैं। तो आखिर ये आनुवंशिकता है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये गुणों का सफर है। वो प्रक्रिया जिससे आंखों का रंग, बालों का स्टाइल, यहाँ तक कि कद जैसी चीजें माता-पिता से बच्चों में पहुंचती हैं। मेंडल बस यही समझना चाहते थे कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। मेंडल का प्रयोग था तो बड़ा सीधा-साधा, पर नतीजा कमाल का था। उन्होंने लंबे और बौने मटर के पौधों को मिलाया। अब हैरानी की बात ये थी कि पहली पीढ़ी में पैदा हुए सारे के सारे पौधे लंबे थे। ऐसा लगा मानो बौनापन हमेशा के लिए गायब हो गया हो। लेकिन जब इन नए लंबे पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। और ये देखिए वो हैरान करने वाला नतीजा। दूसरी पीढ़ी में बौने पौधे वापस आ गए, और सिर्फ वापस ही नहीं आए बल्कि एक खास अनुपात में आए। हर 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा था। ये 3:1 का अनुपात कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये किसी बहुत बड़े नियम की तरफ इशारा कर रहा था। इसी नतीजे ने मेंडल को प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षणों के आइडिया तक पहुंचाया। लंबापन एक प्रभावी गुण था, उसे दिखने के लिए जीन की बस एक कॉपी ही काफी थी। वहीं दूसरी तरफ बौनापन एक अप्रभावी गुण था जो छिपा रहता था, और उसे दिखने के लिए जीन की दोनों कॉपियों का बौना होना जरूरी था। चलिए, एक गुण की कहानी तो समझ आ गई, पर तब क्या होता है जब हम एक साथ 2 गुणों को देखें? मान लीजिए बीज का आकार और उसका रंग। क्या ये गुण आपस में जुड़े हुए हैं या ये अपनी अपनी मर्जी से अगली पीढ़ी में जाते हैं? मेंडल ने इसी का पता लगाने की ठानी। और जब मेंडल ने 2 गुणों को एक साथ देखा तो उन्हें एक और जादुई अनुपात मिला, 9:3:3:1। इससे ये साफ हो गया कि बीज का आकार और उसका रंग एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं। वे आजाद हैं और स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। ये आनुवंशिकता का एक और बहुत बड़ा नियम था। तो मेंडल के काम से हमें ये तो समझ आ गया कि गुण पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बने रहते हैं, लेकिन जीवन की कहानी सिर्फ स्थिरता की तो नहीं है, ये तो बदलाव की भी कहानी है। लाखों सालों में प्रजातियां बदलती कैसे हैं, और बस यहीं से हमारी कहानी का रुख जैव विकास यानी इवोल्यूशन की तरफ मुड़ जाता है। जैव विकास या एवोल्यूशन वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिससे जीवन समय के साथ बदलता है। असल में ये वो इंजन है जो इस धरती पर मौजूद जीवों की इतनी सारी किस्मों को चलाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है? इसके पीछे 2 मुख्य ताकतें काम करती हैं। पहली ताकत है प्राकृतिक चयन, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। चलिए इस उदाहरण से समझते हैं। कौवों को लाल भृंग आसानी से दिख जाते हैं तो वे उन्हें खा जाते हैं, लेकिन हरे भृंग अपने माहौल में छिप जाते हैं, इसलिए वे बच जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। धीरे धीरे पूरी आबादी ही हरी हो जाती है। मतलब यहाँ पर्यावरण ने ये तय किया कि कौन सा गुण फायदेमंद है। अब दूसरी ताकत को देखते हैं। इसका नाम है आनुवांशिक विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट। यहाँ देखिए, एक हाथी गलती से ज्यादातर लाल भृंगों को कुचल देता है। अब नीले भृंग इसलिए नहीं बचे कि उनमें कोई खास बात थी, बल्कि सिर्फ किस्मत से बच गए। ये बस एक इत्तेफाक था जिसने पूरी आबादी की बनावट को ही बदल दिया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि प्राकृतिक चयन इस बात पर निर्भर करता है कि जीने के लिए कौन सा गुण बेहतर है, जबकि आनुवंशिक विचलन वो तो पूरी तरह से किस्मत का खेल है। पर ये दोनों ही इवोल्यूशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और समय के साथ प्रजातियों को बदलते रहते हैं। लेकिन हमें ये सब पता कैसे चला? हम कैसे जानते हैं कि ये सब सच में हुआ है? वैज्ञानिक जीवन के इस लंबे इतिहास की कड़ियों को कैसे जोड़ते हैं? जवाब है सबूतों से।
और मजे की बात यह है कि ये सबूत चट्टानों से लेकर हमारे अपने शरीर तक हर जगह मौजूद हैं। जीवाश्म यानी फॉसिल्स, समझिए कि पत्थर में लिखा हुआ इतिहास है। जो जीवाश्म हमें जमीन की ऊपरी सतह में मिलते हैं वो नए होते हैं, और जैसे जैसे हम जमीन में गहरा खोदते जाते हैं हमें उतने ही पुराने, उतने ही प्राचीन जीवों के निशान मिलते हैं। ये हमें जीवन के विकास का एक सीधा टाइमलाइन देते हैं। सबूत सिर्फ चट्टानों में ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी छिपे हैं। जरा इंसान के हाथ, पक्षी के पंख और व्हेल के फ्लिपर को देखिए। बाहर से देखने में ये कितने अलग लगते हैं और अलग अलग काम करते हैं, है ना? लेकिन अंदर से इनकी हड्डियों की बनावट लगभग एक जैसी है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इन सब का कोई एक साझा पूर्वज रहा होगा। चलिए अब इन बड़े बड़े आइडियाज, हेरिडिटी और इवोल्यूशन को वापस अपने ऊपर लागू करके देखते हैं। ये सिद्धांत हमारी खुद की कहानी के बारे में क्या बताते हैं? एक बहुत ही सीधा सादा उदाहरण है मानव लिंग का तय होना। ये पूरी तरह से जेनेटिक्स का खेल है। महिला में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी XX, और पुरुष में एक X और एक Y होता है, यानी XY। अब चूंकि माँ से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही आता है, इसलिए बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से X आया है या Y। ये मेंडल के नियमों का एक जीता जागता उदाहरण है। इवोल्यूशन सिर्फ कुदरती तौर पर ही नहीं होता, हम इंसानों ने भी चयन की ताकत का खूब इस्तेमाल किया है, जिसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जंगली पत्ता गोभी। सोचिए, हजारों सालों से सिर्फ इस एक जंगली पौधे से इंसानों ने अपनी पसंद की चीजें बनाई हैं, और नतीजा देखिए कितना कमाल का है। इसी एक पौधे से अलग अलग गुणों को चुन चुनकर आज की इतनी सारी जानी पहचानी सब्जियां बनी हैं। बड़ी पत्तियों को चुना तो केल बन गया, फूलों के गुच्छों को चुना तो फूल गोभी और ब्रोकली बन गई, और फूले हुए तने को चुना तो गांठ गोभी तैयार हो गई। ये सब एक ही पूर्वज से आए हैं। ये दिखाता है कि चयन की ताकत कितनी जबरदस्त है। आखिर में सारी बातें एक ही जगह आकर जुड़ जाती हैं, चाहे मेंडल के मटर के पौधे हों या जीवन का ये विशाल पेड़। हर चीज की जड़ में है DNA में होने वाले छोटे छोटे बदलाव। यही बदलाव हैं जो हेरिडिटी को आगे बढ़ाते हैं और एवोल्यूशन को मुमकिन बनाते हैं। तो हमने मटर से लेकर मानव तक एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे साधारण से नियम इतने जटिल जीवन को चलाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अतीत में हुए छोटे छोटे जेनेटिक बदलावों ने इतनी कमाल की दुनिया बना दी, तो भविष्य में जीवन का ये खाका कैसा दिखेगा? कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?